फ्लाइंग कार। कृष्णापुरम नाम के गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक कार थी। उसमें वो ग्राहकों को घुमाता था और उन आए हुए पैसों से अपना गुजर बसर किया करता था। लेकिन वो आए हुए पैसों से असंतुष्ट था। एक दिन सुरेश, आओ भाई आओ, गाड़ी शहर जा रही है, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। अरे भाई, मुझे शहर जाना है, कितने पैसे लोगे? सिर्फ 100 रुपए। ठीक है। आदमी कार में बैठ जाता है। इतने में गूंगा और बहरा आदमी उधर आता है और इशारे करते हुए पूछता है, हाँ भाई, कहाँ जाना है? ये कार शहर जा रही है। वो गूंगा और बहरा आदमी इशारे कर रहा था। सुरेश उन इशारों को समझ नहीं पाता। अरे, इसको मुझे ही मिलना था क्या? क्या यार, ये क्या कह रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा इसके साथ क्या करूं। एक काम करता हूं, इसको गाड़ी में बैठा लेता हूं और शहर जाकर छोड़ दूंगा, फिर ये जाने और इसका काम जाने। बाद में एक मोटा आदमी वहां आता है। देखो भाई, कार में एक ही आदमी की सीट है। बाद में एक मोटा आदमी को दो सीटें नहीं दे सकता मैं। रहे हो, डिग्गी खाली है भाई साहब, डिग्गी में जाके बैठ जाओ। ठीक है, मैं डिग्गी में बैठता हूँ। वो आदमी जाकर डिग्गी में बैठ जाता है। उसके बाद बहुत सारे ग्राहक आते हैं। सुरेश को क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो पास में खड़ी हुई कूड़े की गाड़ी को खींचकर अपनी कार के पीछे बांध देता है और आए हुए ग्राहकों को उसमें चढ़ा लेता है और उन सबसे पैसे वसूल करता है। अरे भाई, अब तक तो हम शहर भी नहीं पहुंचे, तुम पैसे क्यों वसूल कर रहे हो? कुछ नहीं सर, वो मुझे डीजल डलवाना है ना, इसलिए। ये कहकर वो सबसे पैसे ले लेता है और डीजल डलवा लेता है और शहर की ओर निकलता है। कार जैसे ही जंगल के सामने से गुजर रही थी, अचानक से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। एकदम से लोग कार से उतरकर गाड़ी के पंचर को देखते हैं। क्यों भाई, कार का तो टायर ही पंचर हो गया है, क्या तुम्हारे पास स्टेफनी है क्या? जी नहीं है सर। क्या? तो अब हम कैसे जाएंगे? एक काम करो, हमारे पैसे वापस करो, हम हमारे रास्ते हो लेंगे। उम्मीद नहीं है, आपके दिए हुए पैसों से तो मैंने डीजल डलवा लिया ना। अगर आपको मेरे ही साथ जाना है तो मेरा थोड़ा इंतजार कर लो, मैं पास के ही गांव में जाता हूं और इस गाड़ी का पंचर लगवा के आता हूं। ये कहकर सुरेश टायर का पंचर लगवाने के लिए पास के गांव जाता है। बहुत देर तक सुरेश वापस नहीं आता। इतने में सारे पैसेंजर्स अलग अलग गाड़ियों से वहां से जा चुके थे। जब सुरेश वापस आता है तो वहां पे कोई नहीं था। सुरेश को क्या करूं समझ में नहीं आता। उस जंगल में उसे दूर एक मंदिर दिखाई देता है। सुरेश वहां जाता है। सुरेश को वहां एक स्वामी जी दिखाई देते हैं। सुरेश उनके पास जाता है। स्वामी जी, मेरे कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं ऐसे कब तक परेशान और दुखी रहूंगा? मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई वरदान दीजिए। सुख और दुख तो हमारी सोच से होते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। स्वामी जी, मेरी कार को उड़ने वाला हवाई जहाज जैसा बना दीजिए। मैं कोई भगवान नहीं हूं। तो तुम क्यों इतनी बड़ी कर यहाँ बैठे हो? तुम्हें कुछ भगवान से पूछो। अरे भैया, भगवान से ही पूछना है तो मैं भगवान से डायरेक्ट ही जाके मांग लूंगा ना। मुफ्त में बैठकर यहाँ नसीहत मत दिया करो, ठीक है? मैं जाकर भगवान से ही मांग लेता हूँ। हाँ, ये कहकर सुरेश मंदिर के सामने जोर जोर से, हे भगवान, मेरी कार को फ्लाइंग कार बना दो प्लीज। हे भगवान, मेरी सुनो, मैं बहुत कष्ट में हूँ। भगवान, कृपा करो, मेरी मदद करो। भगवान, तुम भी स्वामी जी की तरह मत कहना कुछ। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सुरेश मंदिर में ही सो गया। सुबह उठकर देखता है तो कार सच में फ्लाइंग कार में बदल चुकी थी। उसे 2 पंख लगे हुए थे। ये देख सुरेश स्वामी जी से, स्वामी जी, मेरी कार सच में फ्लाइंग कार में बदल गई है। देखिए, आइए मैं आपको घुमा के लाता हूं।
ठीक है, तुम आराम से अपनी कार में घूमना, लेकिन कभी भी लालच मत करना। तुम ऐसे ही हो स्वामी जी, मुझे देखकर जल रहे हैं, मैं चलता हूं। सुरेश और अपने गांव वालों को उसमें घुमाता है। एक दिन एक आदमी बहुत बीमार था। गांव के सभी लोग उसे कार में अस्पताल ले जाने को कहते हैं। सुरेश, ये कोई एम्बुलेंस नहीं है, अगर वो मेरी कार में मर गया तो? ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। वो हवा में उड़ ही रहा था कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सुरेश की कार सीधे नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरते गिरते उसकी कार एक पेड़ में फंस जाती है और सुरेश उल्टा लटकने लगता है। तभी वहां एक बाघ पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसे देखकर सुरेश डर जाता है। अगर वो पेड़ से नीचे गिरा तो वो सीधे बाघ का भोजन बन जाएगा। ये सोचकर वो बहुत डर जाता है। इतने में बाघ वहां से चला जाता है। तभी सुरेश एक लंबी सांस लेकर पेड़ से नीचे उतरकर घर जाता है और हमेशा की तरह मेहनत से काम करके अपना जीवन गुजारता है। हमें लालच और घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिठाई के चोर। एक गांव में भीमाराव नाम का मिठाई व्यापारी रहता था। वो गांव में दुकान चलाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हर दिन सुबह ही वो दुकान पर आ जाता। व्यापार भी अच्छा ही चल रहा था। भीमाराव अपनी दुकान पर आता है, तभी वहां पर एक बब्बू नाम का व्यक्ति भी आता है। इतने में 3-4 लोग दुकान पर आ रहे होते हैं और बब्बू भी उनमें मिल जाता है। हाँ भाई, क्या चाहिए आपको? 1 किलो मिठाई का कितना होगा? 1 किलो मिठाई के 200 रुपए। इतना दाम? ठीक है, दीजिए, कहकर मिठाई लेता है। लेकिन इतने में बब्बू धीरे से थैली में मिठाई डाल लेता है। उसके बाद कहता है, क्या बाबू, 1 किलो मिठाई कितने का? क्या पूछ रहे हो भाई, अभी अभी तो मैंने बताया ना कि 200 रुपए किलो। आपको कोई अलग से रेट थोड़ी ना लगाएंगे। ओहो, ऐसा क्या? मुझे एक आधा किलो मिठाई दो। ठीक है, ये लो, पैसे दो। उसके बाद बब्बू वहां से चला जाता है। भीमाराव सभी को मिठाई देने में व्यस्त होता है। तभी बब्बू धीरे से मिठाई उठाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसके ऊपर भीमाराव को शक हो जाता है। वो कभी आधा किलो तो कभी पाव मिठाई ही खरीदता है। लेकिन जब भीमाराव शाम को हिसाब करता है तो हिसाब में मिठाई कम निकलती है। अरे ये क्या, मैं जितनी मिठाई हर रोज बेचता हूँ उतने में कम पैसे क्यों आ रहे हैं? इतने में बब्बू, जो थोड़ी दूर ही दुकान के सामने खड़ा होता है, वहां खड़े हुए वो सोचता है, अरे मिठाई देखने से तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन अगर कोई और खरीदने नहीं आया तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। जब तक 3-4 ग्राहक आकर वहां पर भीड़ जमा ना करें तब तक चोरी करना बहुत मुश्किल है। अभी कोई और आ जाए तो मैं चोरी करूं। इतने में दुकान पर 3-4 ग्राहक आते हैं। उसके बाद बब्बू भी अपनी थैली लेकर आ जाता है। तब भीमराव कहता है, हाँ भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मिठाई कितनी चाहिए? मैं तो कुछ देख रहा हूँ, मुझे मिठाई नहीं चाहिए। तुम हर रोज मेरी दुकान के सामने आकर खड़े हो जाते हो, कभी अकेले दुकान पर नहीं आते हो। जब सब आ जाते हैं तभी आते हो, ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं है। ऐसा कहते हुए बब्बू वहां से चला जाता है। भीमराव अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही रहा है, इसकी जांच करनी पड़ेगी। इतने में भीमाराव की दुकान पर एक पुलिस वाला आता है। क्या भीमाराव, आपको कितनी बार कहा है कि दुकान में एक सीसीटीवी कैमरा लगवाइए? एक सीसीटीवी कैमरा 100 पुलिस वालों के बराबर होता है। सीसीटीवी कैमरे से सभी प्रकार की चोरियां पकड़ में आ जाती हैं और चोर आसानी से पकड़े जाते हैं। ठीक है सर, मैं कल ही किसी तरह से कैमरा अरेंज करता हूँ, बस इस बार मुझ पर विश्वास कीजिए सर। ये तुम्हें आखिरी चेतावनी है, अगली बार मैं दुकान को सील करवा दूंगा।
जी 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 सर, इस बार माफ कर दीजिए, मैं जल्दी ही लगवा लूंगा। उसके बाद पुलिस वाला वहां से चला जाता है। अगले दिन भीमा राव अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवा लेता है। सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया है, अब देखता हूँ वो बब्बू कैसे मेरी मिठाइयाँ चुराता है। अगले दिन बब्बू हमेशा की तरह दुकान के सामने खड़ा होता है। जैसे ही 3-4 ग्राहक दुकान में आते हैं, वो सीधा उनके साथ मिलकर दुकान में आ जाता है। वो अपनी थैली निकालता है और चोरी करने का बहाना ढूंढने लगता है। तभी उसे भीमा राव कहता है, क्या बाबू, आज भी मिठाई खरीदने के लिए आए हो या देखने के लिए ही आए हो? मिठाई खाने के लिए खरीदने की क्या जरूरत है? यहाँ आकर सूंघने से ही पेट भर जाता है, तो आकर सूंघ लेता हूँ। अभी बातें मत करो, बोलो मिठाई चाहिए या नहीं? नहीं, आज मुझे मिठाई नहीं चाहिए, कहता हुआ भीमा राव थोड़ा हटकर एक तरफ जाकर पुलिस को फोन करता है। सर जल्दी आ जाइए, यहाँ एक चोर है। तुरंत वहां पुलिस आ जाती है। क्या भीमा राव, कहाँ है वो चोर? ये लो साहब, यही चोर है। हर दिन मेरी दुकान में आता है और मिठाइयाँ चोरी करके ले जाता है। यही चोर है, ये तुझे कैसे पता? मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, एक बार आप आइए, सीसीटीवी कैमरे में खुद देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तब बब्बू अपने मन में कहता है, ओहो, इस मिठाई के चक्कर में तो अब मेरी पिटाई होने वाली है। उसके बाद पुलिस बब्बू को अरेस्ट कर लेती है। भीमा राव, देखा सीसीटीवी कैमरे का कितना फायदा है? हाँ सर, अब मैं बाकी दुकान वालों को भी बोलूंगा कि सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाएं। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी से ही अपने सारे काम करने चाहिए, क्योंकि चोर हमेशा पकड़ा ही जाता है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस